नमस्कार, आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। आज का विशेष शो महिलाओं के नाम, और वह शो इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है। और नारी शक्ति में कई ऐसी क्षमताएं हैं जो नेतृत्व कर रही हैं इस समय, न केवल घर, बाहर, दफ्तर और पूरी दुनिया का। और उनमें हमारे साथ आज जुड़ी हैं तीन महिलाएं हैं जो सशक्त चेहरा हैं समाज का। मैं अपने दर्शकों को उनके उनसे मुलाकात कराता हूं, और आज का समय देने पर उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले हमारे साथ हैं मीनाक्षी त्यागी जी, जो नारी शक्ति सोशल फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं और नोएडा में काफी सक्रिय हैं। हमारे साथ अर्चना गुप्ता जी हैं, जो मालवीय मिशन की महामंत्री एनसीआर की और पूर्व अध्यापक रही हैं। साथ में हमारे प्रतिमा तिवारी जी हैं, जो सामाजिक रूप से काफी सक्रिय हैं और नारी प्रगति सोशल फाउंडेशन में भी जुड़ी हुई हैं। मैं आप तीनों का आज के इस विशेष शो में अभिनंदन करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आज आपकी कहानी सुनकर जो समाज में नई युवा पीढ़ी है वो प्रेरणा लेंगे। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा मीनाक्षी त्यागी जी से। मीनाक्षी त्यागी जी नोएडा में महिला के अधिकारों पर और जरूरतमंद बच्चों के, लड़कियों के लिए खास तौर पर सक्रिय हैं। उन्होंने नारी प्रगति सोशल फाउंडेशन बनाया, लेकिन सामाजिक रूप से सक्रियता हर एक आदमी के बस में नहीं है। वे कहीं ना कहीं परिवार में ऐसी जब परिस्थितियां आती हैं, जब परिवार में सामाजिक रूप से लोग सक्रिय होते हैं, तभी इस तरह की भावना पैदा होती है। मीनाक्षी जी, मैं जानना चाहूंगा कि आप अपना बैकग्राउंड बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ और क्यों आप सामाजिक क्षेत्र में आई। क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र थे, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में काम करते समय जो महसूस होता है लोगों को, वो वाकई एक अलग ही तरह का अनुभव होता है। मीनाक्षी जी। जी। सबसे पहले तो धन्यवाद विनोद सर कि आप हमेशा महिला सशक्तिकरण के लिए समय समय पर जो है कभी कार्यक्रम आयोजित करते हैं और कभी आप जूम मीटिंग के द्वारा महिलाओं को इनवाइट करते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं, तो उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। लास्ट ईयर भी सर आपने एक कार्यक्रम किया था जिसमें आपने 9 महिलाओं को सम्मानित किया था, और आज आप जो है फिर दोबारा से इस कार्यक्रम को आयोजित करके हम सभी महिलाओं को जो सम्मान दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। सर, जैसे कि आपने बोला कि जब हम कोई भी काम करते हैं सोशल कोज के लिए, तो कहीं ना कहीं हर किसी के मन में कहीं ना कहीं ये भावना होती है, तभी वो इस सोशल कोज के लिए जुड़ता है। मैं एक जमींदार फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और सहारनपुर में एक टाउन है सुल्तानपुर चिल्काना, जी। मैं वहां की रहने वाली हूँ। और जमींदार फैमिली होने के साथ साथ हमारे जो वहां पर जो गांव कस्बे में जो अंडर प्रिविलेज लोग होते थे, वो हमारे यहाँ पर काम करने आते थे। जी। तो अक्सर जब वो आते थे तो उनको देख करके ना कहीं देखी नहीं जाती थी उनकी स्थिति, कि वो बहुत गरीब होते थे, पुराने कपड़े पहने होते थे। और जो वहाँ की महिलाएं होती थी जो आसपास, जो हमारे टाउन के आसपास रहती थी, तो अक्सर जो है हमारे बाबा जी के पास और हमारे पापा के पास आती थी कि सर, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मारा है, बहुत पीटा है, और आप प्लीज मेरे हस्बैंड को बुला करके आप उनको हमको जो है न्याय दिलाओ। तो मैं वो सब चीज जब देखती थी बचपन में, तो कहीं ना कहीं मेरा मन करता था कि मैं भी कुछ ऐसे कभी लाइफ में ऐसा कुछ करूं, कि मैं भी ऐसे लोगों की मदद करूं जो लेडीज जो हैं सताई हुई होती हैं, या जो गरीब होते हैं, उनको कुछ मैं ऐसे उनको आर्थिक दृष्टि से मजबूत करूं कि ये जो गरीबी है ये खत्म हो जाए। तो वहीं से वो भावना मेरे अंदर थी। और लेकिन उसके बाद एजुकेशन की, और क्योंकि इकलौती थी, तो मेरे फादर का हमेशा था कि हमारे बाद हमारी बेटी का क्या होगा, तो उन्होंने मुझसे हर काम कराया और किसी काम में पीछे नहीं रहने दिया, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो एजुकेशन हो। तो मैंने एजुकेशन एमए इंग्लिश किया, उसके बाद एमबीए किया।
और स्पोर्ट्स में मैं स्टेट लेवल खेल के जब आई तो मेरे फादर ने कहा कि नहीं, तुम इकलौती हो तो हम दोबारा से तुम्हें नहीं भेजेंगे, अदरवाइज तुम्हें स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी और अपने कॉलेज की चैंपियन थी। तो उसके बाद शादी हुई और फिर मैं मीडिया में मैंने काम किया, अमर उजाला में, और मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस है। लास्ट मेरी जो जॉब थी वो सिम्बियोसिस में थी। कोरोना के टाइम पे सर वो जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि उससे पहले मेरा बेटे का जो है 12 था। तो कोरोना जब आया तो फिर दोबारा से वही भावना मेरे अंदर जागृत हुई कि मैं चाहती थी कि मैं कुछ बाद में कुछ करूंगी इन लोगों के लिए। तो बस वहीं से जो है मैं वो भावना आई और मैं कुछ एक दो एनजीओ से मैंने काम किया साथ में। उसके बाद लगा कि मजा नहीं आ रहा है, जो मैं चाहती थी महिलाओं के लिए वो मैं नहीं कर पा रही हूँ और वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो तब ये नारी प्रगति सोशल फाउंडेशन की स्थापना की गई, और मेरे जैसी जितनी भी महिलाएं हैं जो एनपीएसएफ में जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं वो भी वही भावनाएं रखती थी, जिसकी वजह से हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आए और हमने जो है महिलाओं के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए काम करना शुरू किया सर। तो ये हमारी छोटी सी जर्नी है और हम मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं महिलाओं को न्याय मिले और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए। बिल्कुल। आपने एक चीज बताओ, जब आपने ये नारी जी प्रगति सर। सोशल फाउंडेशन बनाया था, तो मुझे याद जी है कि एक आध ऐसे किस्से भी आए थे जब आपने महिलाओं को मुक्त भी कराया था जी जी पुलिस जी के जी जरिए। जी सर। तो वो जी कहानी जी जी जरूर बताइए हमारे दर्शकों को कि वो क्या क्षण था और कैसे आपको सूचना जी मिली थी उस समय। जी। सर सबसे पहले तो अपने आप को बहुत खुशी होती है कि हमें खुद को मालूम नहीं होता कि हम जो काम कर रहे हैं लोग हमारे काम को देख रहे हैं, और लोगों तक हमारे काम जा रहे हैं और लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं। तो अम, आज भी मेरे पास बहुत सारी लेडीज की कॉल आती हैं जो कि मैं सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर पाती उनके नाम या उनकी पिक्चर्स। तो ऐसे ही ये तब की बात है सब, जब डीसीपी मैम वृंदा शुक्ला मैम थी, और हम्म। उस टाइम जो है मेरे पास एक कॉल आई हम्म। एक लेडी की। उन्होंने कहा कि मुझे आपका कहीं से नंबर मिला है और आप लेडीज के लिए बहुत काम करती हैं, उनके राइट्स के लिए। तो हम्म। मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन दो लड़कियां हैं जो एक घर में जो है वो कई साल से बंधक बनाई हुई हैं, और उनको बहुत ज्यादा उनको वो उत्पीड़न की शिकार है। उनके साथ उनके कभी बाल काट दिए जाते हैं, कभी उनको उन पे तवा लगा दिया जाता है, उनके साथ सेक्सुअल हेरेसमेंट होता है। तो लेकिन सोसाइटी में जिसमें रहती हैं उसमें किसी को नहीं मालूम है। तो अगर आप कर सकती है तो उनको प्लीज उनको छुड़वा दीजिएगा। हम्म। तो सर उस टाइम जो है मुझे मैंने कहा अच्छा, तो काफी रिस्की था, क्योंकि हम्म। मैं भी एक माँ हूँ, एक बीवी हूँ, और फैमिली को थोड़ा डर होता है कि अगर क्योंकि हम जो काम करते हैं उसमें कई लोग दुश्मन बन जाते हैं हमारी। तो मैंने उसकी परवाह नहीं की, मैंने कहा ठीक है, अगर गॉड ने ये कॉल आई है तो मुझे लगता है गॉड ने मुझे चुना है और मुझे इसकी जरूर हेल्प करनी है। तो बस वही जो है मैंने विंदा शुक्ला मैम को कॉल किया, और मैं उनको थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने मेरी एक कॉल पे ट्रस्ट किया। मैंने कहा सर मैडम मुझे मालूम नहीं है कि ये स्टोरी कितनी सच है, हम्म। लेकिन आप प्लीज जरा चेक करिए कि क्या आप उन इस तरह का ये सोसाइटी है, ये फ्लैट नंबर है कि यहाँ पर दो लड़कियां बंधक हैं। हम्म। तो सर मुझे आज भी बहुत शांति मिलती है कि बहुत ही अच्छा गॉड ने मुझे माध्यम चुना। और वो लड़कियां जो हैं सर छोटी थी जब 10-12 साल की, तो किसी एजेंसी के थ्रू एक फैमिली ने उनको मेड की तरह उनको हायर किया था, और उसके बाद उन्होंने वो एक झूठी कहानी बनाई। उन्होंने जो है एजेंसी को झूठ बोल दिया कि वो लड़कियां भाग गई हैं, और उनके पेरेंट्स को लगा कि लड़कियां भाग गई हैं या तो किसी कहीं सुसाइड कर लिया है, कुछ भी हो गया है। तो और उनसे मोबाइल भी ले लिया गया था। उस टाइम शायद मोबाइल भी नहीं था उनके पास। तो हम्म। जो छोटा सा मोबाइल भी था एक लड़की का वो तोड़ ताड़ के फेंक दिया था, और वो माँ बाप ने सोचा कि लड़की अब हमें कभी जीवन में नहीं मिलेगी, और एजेंसी वाले ने कॉल नहीं किया कि लड़कियां कहीं भाग गई हैं तो हम कैसे इनको मुंह दिखाएं। और वो लड़कियां भी भूल चुकी थी कभी हम पेरेंट्स से नहीं मिलेंगे, तो उनको ताले में बंद किया जाता था और टॉर्चर किया जाता था। तो जब वृंदा शुक्ला मैम की टीम गई और वो लड़कियों को छुड़ाया गया तो वो लड़कियां सहमी हुई थी, और वो भूल भी गई थी कि कहाँ की रहने वाली हैं। बड़ी मुश्किल से उनका पता लगाया गया पुलिस के हम्म। द्वारा, हम्म। और वो लड़कियां आज अपने घर में हैं और सुरक्षित पहुंचाया गया उनको। और सेक्सुअल हेरेसमेंट की जो शिकार थी उन्होंने जब कहानी रो रो के बताई तो वृंदा शुक्ला मैम की भी आंखें उस समय नम हो गई थी। उन्होंने भी मुझे बोला कि मीनाक्षी इनके साथ बहुत बुरा हुआ है, एंड थैंक यू सो मच कि तुमने हमें इन्फॉर्म किया। हमें आप जैसे लोग चाहिए जो हमें आप माध्यम बने और ऐसे लोगों की हम भी हेल्प कर पाए। तो हम्म। ये सर वो आज लड़कियां बंगाल की और झारखंड की थी जो आज हम्म। अपने फैमिली के साथ रह रही हैं। एक बात और, आप बच्चों को काफी मतलब उनको पढ़ाने लिखाने का काम करती हैं।
कई जरूरतमंद जी ऐसी बच्चियां भी होंगी जो आपने जब देखा होगा जी उनके अंदर प्रतिभा बहुत है, और जी उन्हें देखकर आपके मन में एक भाव पैदा हुआ होगा, काश इनको वो चीजें मिल जाती जो नहीं, जो इनको नहीं मिल पा रही हैं। तो ऐसे जी जी बच्चे, आपका कोई संस्मरण याद आ रहा है कि आपके यहाँ ऐसे कोई बच्चे रहे होंगे जिनको आपने देखा होगा, उनका दाखिला भी कराया होगा और अच्छे वो पढ़ रहे होंगे इस स्कूल में इस समय? जी 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 बिल्कुल सर। सर कहते हैं ना कि हमारा जो देश है वो भी बच्चों के पर टिका हुआ है, हमारा जो देश का भविष्य है। तो हम्म। सर ऐसे ही मुझे लगता है एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कि बच्चों की अगर शिक्षा अच्छे से मिल जाए तो बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर कि जब हमने मुझे याद है सर कि 1 साल से ज्यादा हो गया, हमने पार्क में कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, 5-6 बच्चों को, और उस तरह से आज हमारे पास 50 के आसपास बच्चे हैं। हम्म। तो जब पढ़ाना शुरू किया तो एक्चुअली वो स्टार्टिंग कैसी हुई कि जो मेरे यहाँ पर मेड आती थी, तो हम्म। वो कहती थी कि मैं अपने बच्चे को भेज नहीं पाती हूँ, गांव से आई हूँ, एडमिशन नहीं कराया है, और मेरा बच्चा बहुत टैलेंटेड है लेकिन ये पढ़ नहीं पाता है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम ना पार्क में भेजना, और जो भी उसके आसपास के दोस्त हैं जो नहीं पढ़ने जाते हैं उनको भी वो लेकर के आए। तो सर ऐसे फिर हमने, हमारी टीम ने जो है पढ़ाना शुरू किया, हम्म। और देखा कि सब बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, उनको मौका नहीं मिला उन गरीबी की वजह से। एक तो गांव से सर ये लोग यहाँ आ गए हैं, तो बीच में जब आ जाते हैं तो एडमिशन नहीं मिलता है, क्योंकि हम्म। गवर्नमेंट का भी जो उस टाइम पे जो था कि आप जो है आप ये सब डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे तभी आपका एडमिशन होगा। तो जब गांव से आते हैं तो उनके पास वो पेपर ही नहीं होते हैं ताकि वो एडमिशन करा पाए। तो इस तरह से हमने पढ़ाना शुरू किया, और काफी बच्चे हैं जो इतने टैलेंटेड थे, उनका हमने एडमिशन कराया और आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी हम शेयर करेंगे सर, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। हम्म। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो आर्ट बहुत अच्छा बनाती हैं, अगर उनको मौका मिले तो वो आर्ट में भी अपना बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकती हैं। तो अब हम्म। हमने उनके लिए आर्ट क्लास शुरू कराई है। पारुल त्यागी हैं जो बच्चों को वेनसडे को आर्ट सिखाने आती हैं, जो हम्म। कि अपनी सोसाइटी में लेडीज को सिखाती हैं, और काफी जो हाई क्लास सोसाइटी है उनके बच्चे उनसे सीखने जाते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट उन लड़कियों को सिखा रही हैं, बच्चों को सिखा रही हैं, और उन्होंने कुछ बच्चे सिलेक्ट किए हैं जो फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकती हैं, और उन्होंने बोला है कि मैं इन बच्चों को अपने साथ लूंगी, और हम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट इनके साथ करेंगे लड़कियों के साथ। तो सर ये शिक्षा से ये फायदा हुआ है कि हमने जो शुरू किया है, जो बच्चों का टैलेंट है वो सामने आ रहा है। कुछ हम्म। बच्चे जो है सर, एक छोटी लड़की है वो यूकेजी की लड़की होगी, उसमें इतनी इंटेलिजेंट है सर कि आप यकीन नहीं मानेंगे, 10th तक का उसको टेबल आता है। और सर वो लीव एप्लीकेशन लिख लेती है, उसको जो भी वर्ड्स हम देते हैं वो फटाफट याद करके सुना देती है। अगर वो किसी रिच फैमिली में होती ना सर, तो मेरे ख्याल से वो टॉप करती। तो उस लड़की अभी वो कहीं स्कूल में नहीं जा रही है, अगले साल हम उसका एडमिशन कराएंगे, और तब तक हमने उसका इतना अच्छा बेस बना दिया है कि जो हम पढ़ाते हैं ना सर वो एकदम याद करके सुनाती है। और मैंने शेयर भी किया था सोशल मीडिया पर, उस लड़की को, बहुत छोटी लड़की है, और बल्कि उसकी मदर जो है बहुत स्ट्रगल करती है, उसके हस्बैंड के साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं है, हम काउंसलिंग कर रहे हैं उसके हस्बैंड की। तो सर एक फैमिली जो है वो पूरा, हम पूरी फैमिली को हम टेक केयर करते हैं, मदर की भी, उसके हस्बैंड की काउंसलिंग करके उसका जो मैरिड लाइफ है वो भी हम ठीक कर रहे हैं, और बाकी उसकी जो लड़कियां हैं उनको पढ़ा रहे हैं ताकि अगले साल हम उसका एडमिशन कराएं। और यकीनन वो लड़की कहती है मुझे डॉक्टर बनना है। तो सर मैं आपको बताती हूँ कि वो लड़की एक दिन डॉक्टर जरूर बनेगी। तो आपकी ये सब टैलेंट आपकी सर हमारे सामने आपकी आ रहा है। मनोकामना पूरी हो, बच्ची डॉक्टर बने, ऐसी हमारी भी जी शुभकामनाएं हैं। और अब मैं अर्चना गुप्ता जी से जानूंगा, क्योंकि आप एक शिक्षक रही हैं, और दो चीजें आई इन मीनाक्षी जी से बात करते हुए, ये बात ध्यान में आई कि महंगी शिक्षा उन बच्चों के, प्रतिभाशाली बच्चों के बीच में काफी बाधा पैदा कर रही है, और वो पेरेंट्स भी बेबस हैं जिनके बच्चे पढ़ने में होशियार हैं, लेकिन वो उनको उस जगह पर नहीं पढ़ा पा रहे जहां पर उनको बेहतर शिक्षा मिल सकती है। ये इस पर मैं आपका लूंगा, लेकिन सबसे पहले अर्चना जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जो आई, वो घर से ऐसी माहौल था, या मतलब आपने किस तरीके से आपको इस सांचे में आई जिसमें आप शिक्षक जैसा जो पवित्र पेशा है उसमें आई, और अपनी बैकग्राउंड थोड़ा, और अपने जीवन के कुछ ऐसे संस्मरण जिसमें संघर्ष का वो दिखता हो, वो आप जरूर बताइए हमारे दर्शकों को। जी अर्चना जी। सबसे पहले मनोज जी, आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि जी आपने मुझे यहाँ मौका दिया बोलने का। जी। जी। बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी पर एक छोटी सी स्टोरी से
स्टार्ट करती हूँ। जी मैं जी एक मध्यम परिवार से बिलोंग करती थी। मेरा जी। यूपी में एक मुगल साइड जगह है जहाँ पर शायद वर्ल्ड फेमस जगह है, वो वहाँ हम्म, का एशिया में फेमस है यार्ड के लिए। मैं जी वहां से स्कूलिंग की। स्कूलिंग करने के बाद जी। हम लोग चले गए थे बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मेरी आगे की एजुकेशन कंप्लीट की। हम्म, मुझे इंस्पायर ये कब मिला, जब उस समय जब हम लोग बहुत छोटे थे तो जी जी। हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाइयाँ हुई थी, कई लड़ाइयाँ हुई थी। हाँ हाँ। मेरी मदर जो थी, एक्चुअली वो करने वाली मेरी मदर ही है, क्योंकि हम्म, जब सैनिक आते थे तो जी बेचारे बुरे हाल में होते थे कि सच कपड़े नहीं होते थे, कोई कटे फटे होते थे। उन सब की हम लोगों को, वहां की महिला समिति वालों के साथ हम लोग जाते थे और उनके लिए कपड़े हैं, उनकी देखभाल करना, ये सब हम्म हम लोग काम करते थे। एक मन में रहता था कि हमें कुछ देश के लिए करना है। हम्म बात रही एजुकेशन के लाइन पर आने की, जैसे आप पूछ रहे हैं, हम्म उस समय हम लोग के, जब हम जिस एज में हम लोग थे, तो वो यही होता था कि बच्चों को बीएड कराओ लड़कियों को और एक टीचिंग लाइन में ले जाओ। हम्म तो वैसे ही हमारी मदर ने भी किया, मेरे मदर फादर ने भी किया कि मुझे बीएड करवाया और टीचिंग लाइन में चले गए। हम्म टीचिंग लाइन में हमारी पोस्टिंग हमेशा बहुत बाहर गांव में हुआ करती थी। जैसे हम्म, मेरी झारखंड में रही, फिर पालम में रही, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल हम लोगों ने ऑक्यूपाई किए। जी लेकिन उसमें, जैसे मीनाक्षी जी कह रही हैं कि ये बहुत बड़ा बैरियर है पैसे का। हम्म जब लेकिन हम सेंट्रल गवर्नमेंट में थे तो हम लोगों को इस दिया जाता था कि कैसे भी आपको बहुत बेस्ट एजुकेशन देनी है, तो हम हम्म लोग उनके साथ काम करते थे। उनके पास चीज की जरूरत भी नहीं, जरूरत होती भी थी, हम लोग उनको अपने पास से देते थे और उनको आगे बढ़ाते थे। हम्म आज हम लोग के पढ़े हुए बच्चे देश के बहुत बड़े सैनिक भी बन चुके हैं, कोई आईएएस ऑफिसर भी बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं। हम्म ये तो एक मेरी एजुकेशन की लाइफ, वहाँ बहुत हम लोगों ने सीखा। बच्चे छोटे होते बड़े प्यारे होते हैं, वो कुछ ना कुछ करने की तमन्ना लेके आते हैं। हम्म, फिर जी इंस्पायरेशन मुझे मिला, अभी कोरोना आया था। कोरोना हम्म में क्या हुआ था कि बहुत गरीब लोग थे जिनको खाने के भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो उनको फिर वही मन में भावना जगी। युद्ध के समय हम लोगों ने देखा था कि कैसे लोगों की सेवा, तो हम लोगों ने उनको जो भी कर सकते थे पर्सनल और सोशल के साथ मिलकर, सोशल सोसाइटी साथ मिलकर हम लोग ने वो काम किया। हम्म उसके बाद हम बीएचयू से पढ़े लिखे थे, जब वहां से रिटायर हुए हम अपने बी, फिर मुझे मालवीय मिशन के बारे में मुझे मालूम ही था, मैंने उसको ज्वाइन किया। हम्म और वहां की, जैसा आप बता रहे थे कि मैं वहां की महामंत्री हूँ, और मैं, वो मेरे मन में सैनिकों की भावना कि मुझे सैनिकों के लिए कुछ करना है। तो वहां पर आसपास के जो हमारी जहाँ पर बिल्डिंग है, मालवीय स्मृति भवन है, उसके आसपास गरीब स्लम एरिया है, धोबी घाट हम्म कहते हैं उसको। तो वहां के बच्चे थे जिनको पढ़ने के लिए मौका नहीं मिलता था, तो हम हम्म लोगों ने वहां पर बच्चों के लिए कंप्यूटर लाए हैं और वो कंप्यूटर सीखते हैं। हम्म अब कंप्यूटर की एजुकेशन ऐसी है कि सब बच्चा उससे कुछ अर्न नहीं कर सकता, लेकिन मुझे क्या करना, सोसाइटी में इंडिपेंडेंट बनाना बच्चों को, ऐसी हम्म कोई शिक्षा दे जिससे कि वो कुछ अर्न कर सके, अपने पेरेंट्स का कुछ हेल्प करे। इसके हम्म लिए हम लोगों ने उनको सिखलाया हस्तकला, स्किल लर्निंग, हम्म जिसमें बच्चे टॉय बनाते हैं, राखियां बनाते हैं, डिफरेंट चीजें की कलाकृति सीखते हैं, जिससे कि वो अपना चाहे तो स्कूलिंग के साथ साथ अपने पैसे को भी अर्न कर सकते हैं। हम्म फिर मैं वही कहूंगी कि मेरे दिमाग में एक सैनिकों की भावना थी, तो मैं राखियां जो है वो राखियां बनवाती हूँ और राखियां पूरे बॉर्डर में जाती हैं। मैं अच्छा खुद कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जाती हूँ और वहां के सैनिकों के पास बॉर्डर में जाती है। राखी के दिन वो राखी सेलिब्रेट करते हैं और फिर वो आते हैं। हम्म बहुत खुशी मिलती है इस तरह की समाज सेवा करके, कि अच्छा लगता है कि समाज हमसे कुछ, मैं कुछ दे सकती हूँ, और देने के लिए अपने पास कुछ होता नहीं है। अगर हम यही सपोर्ट दे दें उनको, ये बहुत है। जहां तक महिलाओं की बात है, कि महिलाओं की सपोर्ट करने के लिए मैं इसलिए मीनाक्षी जी के साथ जुड़ी हूँ, कि मेरा वो पोर्शन अभी रह जाता था कि हम्म महिलाओं के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। हम्म वैसे मैं मालवीय मिशन में सिलाई कढ़ाई केंद्र चला रही हूँ, हम्म लेडीज वहां पर आती हैं, सीखती हैं, और वो उन्होंने कपड़े सिले, और हम लोग ने यहाँ जिला हॉस्पिटल है नोएडा में, वहां जाके सारे न्यूली बॉर्न बच्चों को हम लोगों ने गिफ्ट भी दिया है। हम्म लेकिन फिर भी एक बात, जो कि महिलाओं पे बहुत ज्यादा अत्याचार वाली बात है, उसके लिए एक सपोर्ट चाहिए था। तो मैं मीनाक्षी जी के साथ इसीलिए सपोर्ट की हूँ कि चलो कुछ लेडीज के साथ हम ये भी कर सकते, क्योंकि ये जो पहलू है वो हर कोई हैंडल नहीं करता है। और ये हम्म हर लेडी, हर, मैं कहूँ तो हर में 10 में से 8 लेडी इस चीज को झेलती है, चाहे हम्म मेंटली, चाहे फिजिकली, चाहे किसी तरह से भी उसको झेलना पड़ता है। तो क्यों ना हम इस वक्त पर महिला हम्म
अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पे हम उनका सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान ने बहुत तो नहीं दिया, जितना दिया उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको सपोर्ट करने के लिए साथ में बढ़े। आप इतने दिन शिक्षक के रूप में रही और आपने बताया अभी भी आपके साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे पढ़े होंगे जिसको जब पढ़ाते पढ़ाते अब छोटे रहे होंगे, लेकिन किसी दिन ऐसा भी आया होगा जब कोई बड़ा बच्चा मिला या अफसर बना कुछ मिला हो, उस दिन का भावुक क्षण आप याद करके बताइए, कुछ संस्मरण ऐसा होगा जरूर। बहुत है, बहुत है, हर पल कोई ना कोई मिलता है। अब जी। बच्चों की छोड़ी, मैं पेरेंट्स की बात बताऊं, मैं अभी लास्ट मंथ ही किसी शादी में गई थी। हाँ। तो वो एक पेरेंट बहुत देर से देख रहा था, देखता रहा, फिर लास्ट में जब जाने लगे मेरे पास आया, उसने लिटरली पैर छुए, कहते हम्म मैडम आपने मुझे पहचाना? हम्म हम लोग शायद इतने लोग आते नहीं पहचान। बोले नहीं, मैं उसका बेट फादर हूँ, आपने उसको एंड्रयूसगंज में पढ़ाया था। हम्म इतना मन को तसल्ली हुई कि कह नहीं सकते हैं। अभी हम्म नोएडा में ही एक, अभी नोएडा में से मैं रिटायर हुई, यहाँ एक छोटा सा बच्चा है विवेक। हम्म कोरोना में इसके फादर की नौकरी चली गई थी, तो उसको फीस हम्म जमा करने के पैसे नहीं होते थे। तो हम्म हमने कहा कोई बात नहीं है, तो मेरे पैसे मैं तुम्हें देती हूँ। तो वो बहुत शर्मिंदा कि नहीं मैं बस का ये करता था। हमने कोई बात नहीं है, उसको हम्म मैं पर मंथ पैसे पकड़ाती थी। एक दिन हम्म बाजार में मिला, हमने कहा क्या हाल है विवेक के? पूरे पब्लिक में उसने मेरे पैर पकड़ लिए, कहते मैडम आज के बच्चे आज बहुत अच्छे बन रहे हैं। अच्छी हम्म शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती है, ये हम्म मानना है। देखिए पता नहीं, भगवान ही जानता है, ऊपर देखने वाला है कि हम लोग कितना कर रहे हैं, सपोर्ट कर पाते हम्म, हैं कि नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। वैसे हकीकत है कि शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती है, अच्छी बस अभी शिक्षा हम क्योंकि देते ये हैं। आखिरी सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप शिक्षक हैं, जो शिक्षा की मौजूदा स्थिति है, कहीं ना कहीं मान लिया किसी के एक बच्चा, दो बच्चा है, तीन बच्चे हैं, अगर वो महंगी शिक्षा दिख रही है तो उनको दिक्कत आ रही है। क्या ये शिक्षा आज, जब आज से अगर 10 20 30 साल पहले जब आपने भी बीएड किया था, उस समय जो शिक्षा की स्थिति थी, आज जो शिक्षा है उसका व्यवसायीकरण कहीं दुखद तो नहीं है हमारे समाज के लिए? मेरे हिसाब से दुखद है। क्यों है? क्योंकि हम लोग आजकल शिक्षा को पैसे से तोलने लगे हैं कि जी। किस स्कूल की कितनी फीस ज्यादा है। मुझे माफ करिएगा, मैं शायद बहुत वैसे शब्दों में बोलूंगी कि कोई नहीं। हम कहते हैं कि किस स्कूल की फीस जितनी ज्यादा है उसकी शायद क्वालिफिकेशन, वो पढ़ाने का स्टाइल अच्छा होगा, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के स्कूल के भी सारे टीचर इतनी लेबर करते हैं और वही शिक्षा मिलती है। हम्म फर्क क्या है? एक जगह पेरेंट मेहनत करता है, एक जगह बच्चे करते हैं। हम्म आप ये देखिएगा कि जितने बच्चे गवर्नमेंट के बच्चे आगे बढ़े के निकलेंगे, उतने शायद हाईली क्वालि जो उनकी एजुकेशन ज्यादा होगी, शिक्षा में अंतर जरूर होगा, थोड़ा बहुत तो देखिए होते ही है। हम्म लेकिन अगर मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगी कि सारे लोग शिक्षा को पैसे से ना तोलें, जिस हम्म स्कूल में मिलता हो वहां पर पढ़े और अपने आप को आगे बढ़ाएं। शिक्षा हमारे दिमाग में जानी है, ना कि हमारी बदन में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही जितना बात। हम शिक्षित होंगे हम अपने दिमाग से करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रतिमा अपनी जी बुद्धि को अब, भी सार्थक से करें। प्रतिमा जी मैं अब आपके पास आ रहा हूँ, और जीवन में जो आपने सामाजिक भाव आया आपके अंदर, और जिस स्तर पर आप समाज के प्रति समर्पित हुई हैं, कहीं ना कहीं परिवार में माँ का, पिताजी का, या दादा दादी का, जिसका भी रोल रहा होगा, आप अपनी बैकग्राउंड थोड़ा बताएं, और जिस संस्था से आप जुड़े हैं, क्योंकि एनपीए इससे तो जुड़े ही है, नारी प्रगति से, लेकिन आपके अंदर जो भाव आया वो क्यों आया, और इस क्षेत्र में जो आई है कैसे? जी प्रतिमा जी। ओके। सबसे पहले यहाँ मौजूद सभी महिलाओं को और देश की सारी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे इनवाइट करने के लिए आपका भी थैंक यू। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी, मेरा जन्म गोरखपुर में हुआ है और मैंने सारी पढ़ाई अयोध्या से की है, 9th क्लास के बाद वहीं से मैंने एमएससी की है। और उसके हम्म बाद फिर शादी वगैरह हो गई तो मैं अपनी जिम्मेदारियों में बिजी हो गई, तो मैं कुछ कर नहीं पाई। लेकिन सामाजिक भाव मेरे अंदर हमेशा से ही था, मैं हमेशा से हम्म ही कुछ करना चाहती थी। फिर जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, फिर 12 बेटी का 12th हो गया, उसके बाद मेरे पास समय मिला, तो फिर मैं हम्म पहले से ही सामाजिक कार्य करना चाहती थी। लेकिन मुझे घर बैठे सोशल मीडिया का माध्यम सबसे अच्छा लगा कि हम्म मैं ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई। मुझे लगा हम्म कि यहाँ पे अपनी बात, अब वो दिन नहीं रह गया जब हमें सीएम पीएम के ऑफिसों के चक्कर काटने हैं। हम वहां से अपनी बात, सब हर मुद्दे पे हम अपनी राय दे सकते हैं जो कि उसे सुनी भी जाती है। तो मैं हम्म ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई, मैं दिन में 10-10 ट्वीट करने लग गई, और जो कि मेरी बात सुनी भी जाती थी, मुझे बाहर जगह से रिप्लाईज भी आते थे, उस पर हम्म रिस्पॉन्ड भी करते थे। और तो फिर मुझे लगा कि बहुत अच्छा माध्यम है, मैं इसी माध्यम से घर बैठे ही सोशल वर्क ही कर रही हूँ एक तरह से। तो मैं वहां हम्म से जाके मैंने अपना सोशल वर्क स्टार्ट किया।
आज की डेट में मेरे 50,000 ट्वीट हो चुके हैं। मैं उस ट्विटर पे बहुत ही ज्यादा एक्टिव हूँ, और मेरी आपको जान के खुशी होगी कि मेरी सोसाइटी के बाहर पहले एक नाला है, उसके बगल कूड़ा घर हुआ करता था। तो मैंने कम से कम उस पे 5,000 ट्वीट किए। सोसाइटी ने भी एनजीओ में केस, एनजीटी में केस वगैरह डाला था, लेकिन मैं उसमें इतनी मुहिम मैंने चलाई कि वो कूड़ा घर हट चुका है, और वहां पे नाले पर जो मिनिस्टर्स हैं उनके उस पे वॉल बनाई जा चुकी है। तो इतना सब काम ट्विटर से हो गया। उसके बाद नगर निगम से बहुत तेरे काम मैंने कराए होंगे। तो मुझे बहुत अच्छा माध्यम लगा कि ये सोशल मीडिया, तो आपको मतलब घर बैठे ही आप कर सकते हो सोशल वर्क। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई। तो फिर मुझे अच्छा लगने लगा, और मैं करना हमेशा से सोशल वर्क चाहती थी। ये पढ़ाई कर ली है, अब ये हुआ कि बहुत लोग पैसे कमाने के बाद भी लास्ट में जाके सोशल वर्क में ही आ जाते हैं। तो हम्म मेरा मेरा उद्देश्य यही था कि मैं पहले से ही इसमें जाऊंगी, बाद में क्यों हम्म जाना। तो इस बहाने फिर मुझे मीनाक्षी जी मिली। हम्म तो मीनाक्षी जी से भी मेरी ट्विटर के माध्यम से ही मुलाकात हुई। फिर मैंने इनका ऐसी एनपीएसएफ ज्वाइन किया। एनपीएसएफ हम्म ज्वाइन किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसके हम्म बाद फिर हम इन्होंने हमें एक पुकार, हमारा इनिशिएटिव है जिसमें हम डोनेशन ड्राइव्स वगैरह करते हैं। बच्चों जी की जो जी एजुकेशन की विद्याधारा की क्लासेस चल रही हैं, उसमें हम्म हम स्पॉन्सर्स लाना लोगों को अवेयरनेस देना कि हम यहाँ पे क्लासेस पढ़ा रहे हैं, आप हमसे जुड़िए। और जगह जगह पे डोनेशन, कहीं पे भी किसी को मदद की जरूरत होती है बेसिकली, तो हम पुकार के माध्यम से उनसे जुड़ते हैं, और हम उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हम्म इस तरह से ही मैं सोशल मीडिया को, मेरा है कि सोशल मीडिया अगर अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो हम्म मैं उसका इस्तेमाल मेरे हिसाब से मैं अच्छा कर लेती हूँ। तो मैं उसी 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 को माध्यम बना के समाज सेवा करना चाहती हूँ। और अब मैं फील्ड में भी जुड़ गई हूँ एनपीएसएफ के माध्यम से। तो मैं हम्म जो जिम्मेदारी मुझे दी जाती है, मैं उसको निभाने की कोशिश करती हूँ। हम्म तो इसमें कहीं ना तो कहीं ये परिवार का रोल भी रहा होगा। दूसरी बात जो आपने कहा कि पुकार के जरिए हम मदद भी करते हैं, तो कुछ ऐसी हाँ, कोई उदाहरण बताइए जिससे मदद पहुंची और आपको सुकून मिला हो। जरूर। पुकार के माध्यम से जब हमें कोई, हमारी क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस में हमें भाई बच्चों की स्टेशनरी है, बुक्स है, किताबें हैं, बहुत सारे खर्चे आते हैं। जब हमें कोई कोई कहता है कि हम आपके बच्चों को स्पॉन्सर करेंगे, खुद मेरी एक दो फ्रेंड है जिनसे हमें लगता है कि हमें थोड़ा संकोच होता है बोलने में कि आप हमें हमारे बच्चों को स्पॉन्सर कीजिए। तो जब कोई अपने आप से कांटेक्ट करके खुद कहता है कि हम कपड़े डोनेट करना चाहते हैं, और हम बच्चों को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो उस समय हम्म बहुत खुशी मिलती है कि हम मतलब हम नहीं कर पाते। कई बार हम सोचते हैं कि घर घर में अपने बहुत ही क्लोज लोग जो हैं उनसे हम बोल पाते हैं, लेकिन जब फ्रेंड लोग ऑफर करते हैं, तब हमें हम्म सबसे अच्छा लगता है कि देखो, ये भी हमसे, मतलब हमें वो टाइम नहीं दे सकते, लेकिन हमारी हमारी कुछ मदद कर रहे हैं, जिससे हम आगे बच्चों को मदद पहुंचेगी। क्योंकि हमारा है कि महिलाओं को सशक्तिकरण तभी होगा, महिलाओं की सबसे बड़ी खुशी मिलती है उनके बच्चों में। अगर उनके हम्म बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, तो उनको एक बहुत तसल्ली होती है कि हम जो नहीं कर पाए वो बच्चे कर लेंगे, बच्चों की लाइफ बन जाएगी। तो मैं एक तरह हम्म से महिलाओं के लिए भी अच्छा सोचते हैं कि उनके लिए भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो नहीं टाइम दे सकती, वो नहीं पढ़ा सकती, लेकिन हम लोग कुछ काबिल हैं कि चलो हम उनके बच्चों के लिए कर सकते हैं। तो हम हम्म इसलिए इसी से खुशी मिलती है जब कोई बच्चा पढ़ रहा होता है। कोई महिला की आंखों में खुशी मिलती है कि हाँ, चलो हम नहीं पढ़ पाए तो ये हमारा बच्चा पढ़ रहा है, ये आगे बढ़ेगा। तो हम्म हमें इसी चीज से खुशी मिलती है। जी। तो महिला सशक्तिकरण पर आप, क्योंकि एक एक लाइन में प्रतिमा जी आपसे ही शुरू करते हैं, महिला सशक्तिकरण में और क्या किया जाना चाहिए अभी, एक लाइन में आप तीनों से मैं पूछूंगा। हाँ, महिला सशक्तिकरण में मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि वो महिलाओं की हर जगह सुरक्षा सुनिश्चित करें। क्योंकि हम्म महिलाओं को सुरक्षा के नाम पर ही डरा के उनको घर में बिठा दिया जाता है। जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं बनेंगी, जब तक वो पैसे नहीं कमाएंगी, तब तक उनको हर जगह दबाया ही जाएगा। तो उनको आत्मनिर्भर बनना बहुत ही जरूरी है, और सुरक्षा के ही नाम पर ही उनको हर जगह से, और वो खुद भी डर जाती हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ऐसे ऐसे करके फिर वो खुद पैर अपने पीछे कई बार बढ़ना चाहती हैं, करना चाहती हैं, लेकिन वो डर के मारे कर नहीं पाती हैं। तो हम्म सरकार उनको हर जगह उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे, इवन सोशल मीडिया पर भी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। हम क्यों नहीं फोटो डाल सकते हैं उसमें? जी हमें जो परेशान कर रहा है, गलती तो उसकी है ना। बिल्कुल हमें इस तरह बिल्कुल की सुरक्षा हो कि हम कुछ, आदमी तो नहीं सोचता है कि हम फोटो बिल्कुल डाल देंगे तो कुछ क्राइम हो जाएगा। बिल्कुल महिलाएं ये बिल्कुल क्यों सोचे? आजकल ठीक ठीक यूट्यूब माध्यम है, इस माध्यम में महिलाएं सुरक्षित घर में रह के पैसे कमाना भी चाहे अगर, या कुछ करना चाहे समाज के लिए, ठीक तो वो ठीक क्यों ठीक नहीं ठीक कर सकती? हमें सरकार उस लेवल की ठीक सुरक्षा क्यों नहीं देती है? ठीक है। हमें उस मीनाक्षी जी लेवल अब की आप, सुरक्षा चाहिए, ठीक बेफिक्र है। होके जी कुछ कर अब सके। मेरे पास समय कम है थोड़ा, मीनाक्षी जी अब बस एक लाइन में, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट 30 सेकंड है। जी, जी जी 50 सेकंड में अपनी बात। सर, महिला सशक्तिकरण के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा भी बहुत जरूरी है, और सुरक्षा तो है ही सर। तो महिलाओं को अब जो है, जिस तरह के आपने आज कार्यक्रम आयोजित किया, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए।
उससे एक तो महिलाओं का उत्साह बढ़ता है, और परिवार में भी लोग देखते हैं कि हाँ, महिलाओं को इतनी सुरक्षा दी जाती है, सम्मान दिया जाता है, इतना अच्छा कर रही हैं, तो हम क्यों ना अपने घर में जो हमारी जी परिवार में जो महिलाएं हैं, हम उनको सपोर्ट करें, तो एक अच्छा ठीक मैसेज जाता है, और अब महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं। ठीक है, तो ठीक 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 ठीक। उसका- बस हमारे पास बस जी जी। लास्ट में, क्योंकि अब मेरे पास 50 सेकंड मुश्किल से। अर्चना जी, बस एक लाइन में बताइए कि क्या किया जाना चाहिए महिला सशक्तिकरण के लिए, बस। अ, महिला सशक्तिकरण के लिए मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि सारा पुरुष वर्ग हम लोगों का साथ दे, क्योंकि हम लोग जब उनके साथ मिल जाएंगे तो हम एक और एक दो नहीं होंगे, हम और एक 11 बन जाएंगे, जिससे समाज ही आगे बढ़ेगा। जब स्त्री सशक्त होती है, समाज आगे बढ़ता है, देश बहुत की बहुत उन्नति धन्यवाद। होती है। आज इस विशेष चर्चा में आपने अपनी प्रेरक कहानी हमारे दर्शकों को सुनाई, और उम्मीद है कि आगे इस तरह के बच्चों को आपकी कहानियां पसंद आएंगी और वो भी आगे बढ़ेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मीनाक्षी जी, प्रतिमा जी और अर्चना थैंक जी। नमस्कार। यू। जी जी, थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू सर। Thank you, sir. धन्यवाद धन्यवाद। मैडम